बास्तील दिवस, बास्तील नाम सुना है कभी? बास्तील डे, बास्तील। फ्रेंच रेवोल्यूशन सुना होगा, फ्रांसीसी क्रांति। मतलब वर्ल्ड में अगर कोई क्रांति हुई थी स्वतंत्रता के लिए तो सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। तो फ्रांस में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ये हुई थी 14 जुलाई। जैसे कि हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना, सेम ऐसे ही इनके यहाँ पे 14 जुलाई को मनाते हैं लोग। ठीक है, 14 जुलाई को ये हुआ था 1789, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो इनके यहाँ पे जो मतलब शासक था जिसके खिलाफ हुआ था ये, उसका नाम था लुई 16। नाम तो इनका ऐसे रहता है लुइस या जो भी है, बट उसे पढ़ते वो है, ही वॉज लुई 16। वो लिखा हुआ लुइस जाता है, लुइस मतलब तुम लोगों को मैं बता रही हूँ, ऐसे लिखते हैं, कोई कोई ऐसे लिखता है, मतलब कुछ बुक्स में तुमको मिलेगा, कुछ में मिलेगा इस तरह से, बट दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन लुई पढ़ा जाता है। मतलब ये लोग प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं ना इसका लुई करते हैं। ठीक है, लुइस नहीं, साउंड एस की आती नहीं है। ठीक है, तो लुई 16 वहां का शासक था। और वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे 3 तरह के वर्ग थे। एक तो थे क्लर्गी मैन, एक थे मिडिल, और एक थे कॉमन पीपल। 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। स्टेट्स मीन्स के इस तरह का उनका डिवीजन था सोसाइटी में, क्लासेस का डिवीजन इस तरह का था। अब जो क्लर्गी मैन होते थे वो रहते थे चर्च के, जो फादर वगैरह होते थे चर्च में, पोप फादर ये सब। और जो उससे नीचे रहते थे वे रहते थे जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर्स, मर्चेंट ये हो गए। और नीचे आ जाते थे कॉमन पीपल। तो वहां पे इसने सिस्टम क्या बना रखा था लुई 16 ने, कि जो टैक्स पे करना पड़ता था वो कॉमन मैन को करना पड़ता था। क्लर्गी मैन तो टैक्स फ्री था। जो चर्च के पोप वगैरह होते थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। वो जो बिजनेसमैन मर्चेंट वगैरह होते थे उन पे भी कोई भार नहीं आता था टैक्स का। लेकिन सारा भार किस पे आता था, कॉमन मैन पे। ठीक है, और सारे पॉलिटिकल कॉजेस भी थे उसके, इकोनॉमिक कॉजेस भी हैं। इकोनॉमिक में यही आ जाता है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था। लोगों को ब्रेड के लिए भी, वहाँ पे रेडीमेड ब्रेड होता है, हमारी तरह रोटी मतलब बनाते नहीं है वो लोग, जो रेडीमेड ब्रेड होता है। ठीक है, तो वो ब्रेड के प्राइसेस भी इतने ज्यादा जा रहे थे कि नॉर्मल पीपल उसको खरीद नहीं पा रहे थे, कॉमन पीपल। तो उसमें वहां पे कोई एक अफवाह आई कि जो लुई 16 है वो अपनी आर्मी भेज रहा है सबको वो करने के लिए। ठीक है, प्रताड़ित करने के लिए। तो कॉमन जो पीपल थे उनमें पहले से ही वो था रोष। ठीक है, गुस्सा पहले से ही था उनमें, एंगर इतना। तो बास्तील एक जेल थी, एक फोर्ट था वैसे, कहने को एक फोर्ट था, किला था, बट इट्स अ काइंड ऑफ जेल। वहां पे प्रिजनर्स बंद कर रखे थे। कॉमन पीपल ने क्या किया, बास्तील की जेल तोड़ दी और वहां से प्रिजनर आजाद कर दिए। तो जो प्रिजनर जेली वो थे कैदी, उनको आजाद करना इट्स अ काइंड ऑफ सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, ये वहां की आजादी का सिंबल है। जैसे कि हमारे लिए आजादी का सिंबल क्या था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई और जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें क्या हुआ था, यहाँ से दिल्ली गए। ठीक है, मेरठ से दिल्ली के लिए मार्च हुआ था, दिल्ली और वहां से फिर जगह जगह पर क्या हुआ था, विरोध स्टार्ट हो गया था इससे। ठीक है, तो अब विरोध कैसा स्टार्ट हुआ था कि जो आर्मी में लोग थे उन्होंने आर्मी में जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको शूट कर दिया था। ठीक है, मंगल पांडे का नाम सुना होगा। मंगल पांडे बहुत रिनाउंड वो हैं रेवोल्यूशनरी। मंगल पांडे का तो नाम सुना ही है। तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से थे, बैरकपुर जो नेटिव उनकी वो थी इन्फेंट्री, वहां से थे। तो ये काइंड ऑफ रेवोल्यूशन था। उसमें क्या हुआ था, सेम जैसे कि फ्रांस में हुआ था, सेम हमारे यहाँ पे भी कुछ 1857 में चीजें हुई थी। जैसे कि उसमें से मैं एक चीज बताती हूँ, एक अफवाह थी कि जो एनफील्ड राइफल होती है ना, राइफल अब तो बहुत कॉमन है, एनफील्ड राइफल जो थी वो तब न्यू न्यू आई थी मार्केट में 1857 के आसपास। तो उन्होंने यहाँ इंडिया की आर्मी में इंट्रोड्यूस की थी वो राइफल। अब उन राइफल के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो कार्ट्रिज लोड करते हैं उसमें, कार्ट्रिज तो देखा ही होगा जिसमें बुलेट होती है उसे कार्ट्रिज कहते हैं। वो जब लोड करना होता है तो उसे दांत से बाइट करके लोड करना पड़ता है, जैसे कि बम होता है ना तो वो बाइट करके तब वो करना पड़ता है। सेम ऐसे इसमें कार्ट्रिज होता था, वो दांत से बाइट करना पड़ता था तब वो लोड होता था गोली उसमें,
राइफल में, ठीक है। अब वो उस कार्ट्रिज पे फैट लगा होता था, फैट लगा होता था। अब फैट नॉर्मल फैट होता नहीं था, तो वहां पे अफवाहें थी, और टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू कि उसमें काओ या पिग का फैट था, काओ का या पिग का फैट, फैट जो होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फैट, वो यूज किया। अब काउ इज अ sacred एनिमल फॉर हिंदूज एंड पिग इज अ टैबू फॉर मुस्लिम। तो दोनों ने विरोध कर दिया कि हम ये बाइट नहीं करेंगे, ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। बोथ हिंदू एज वेल एज मुस्लिम, दे दोनों रिवोल्टेड। तो ऐसे रिवोल्ट हुआ था, और रिवोल्ट का जो सिग्निफिकेंस था वो कैसा था कि वो अपनी ही आर्मी में जिसमें थे ना, उसमें जो उनको ब्रिटिशर्स वो कर रहे थे कमांड, उनको मार दिया था। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो है बास्टील में उन्होंने जेल तोड़ दी थी। तो जेल तोड़ना इज अ सिंबल ऑफ कि आप स्लेवरी से वो हो गए, मुक्त हो गए, ठीक है। तो इसलिए फ्रांसीसी रेवोल्यूशन फिर स्टार्ट हुआ। आफ्टर दैट फिर लुई 16 को हटा दिया गया कि अब तुम राजा नहीं, ठीक है। फिर वहां पे धीरे धीरे डेमोक्रेसी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और फिर डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। तो इसलिए बास्टील दिवस का इसलिए सिग्निफिकेंस है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर परेड के लिए देखने के लिए गए हैं, उन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया है, ठीक है। फ्रांस से हमारे स्टार्टिंग से हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि फ्रांस जो फ्रेंच है ना, दे आर मोर लिबरल देन ब्रिटिशर्स। जब तुमने डुप्लेक्सिस का कभी नाम सुना हो, डुप्लेक्सिस, ही इज फ्रॉम फ्रांस। तो ही ट्राइड वेरी वेल, जो हमारे इंडियन रूलर्स थे उनके साथ मिलके के ब्रिटिशर्स को यहाँ से भेज दिया जाए, भगा दिया जाए। लेकिन स्टिल उन्होंने क्या किया कि वो ज्यादा कनिंग थे। फ्रांसीसी जो है, फ्रेंच जो है, दे आर मोर लिबरल, ठीक है, एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। तो हमारे स्टार्टिंग से ही इनसे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब इसमें बस याद रखना बास्टील दिवस क्यों मनाया जाता है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इस दिन, ठीक है। क्रांति मतलब लुई 16 के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। और बास्टील एक जेल है, ठीक है, याद रखना, एक फोर्ट किला है, और किले को ही जेल बना दिया है, ठीक है। इट्स अ फोर्ट और एज वेल एज प्रिजन, ये प्रिजन में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। 14 जुलाई को हुई थी। और 14 जुलाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट अभी हुआ है हमारा 2023 में, दैट इज चंद्रयान। चंद्रयान के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज हमारी नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है। एंड इट इज अज्यूमिंग कि वी विल बी सक्सेसफुल, और वी विल बी द फोर्थ कंट्री जो लूनार मिशन वहां पे भेज चुकी है, ठीक है। चाइना, यूएस और रशिया तो भेज ही चुकी है, बचे हम, वी विल बी फोर्थ अगर ये हो जाता है, ठीक है। अगर मतलब सक्सेसफुल हो जाता है, कैसे पता चलेगा कि सक्सेसफुल हो गया, इसकी जो डेट है दैट इज अगस्त, है ना। 23 अगस्त के आसपास ये क्या होगा, उसके ऑर्बिट में चला जाए, मून के ऑर्बिट में ये सैटेलाइट चला गया, ऑर्बिट में जाके, और जो उसकी सरफेस है उसके आसपास रिवॉल्व करने लगा, तो इट विल बिकम सक्सेसफुल। और हमें भी मिलता रहना चाहिए, जो कनेक्शन हमारा है वो ना टूटे, वो बना रहे, तो इट विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। फिर विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, देखो ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। याद रखना, यूएन तो तुम्हें पता ही है, यूनाइटेड नेशन जहां भी आएगा, सी फॉर कॉन्फ्रेंस, सी फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये जारी करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्या है कि कौन सी कंट्री को कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट किस किस रूप में होता है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई होता है, और एक एफडीआई होता है। लेकिन मोस्टली जो बेनिफिशियल होता है हमारे लिए दैट इज एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कोई कंपनी है एंड दैट पर्टिकुलर कंपनी इज इंटरेस्टेड इन इंडिया, किसी पर्टिकुलर जगह पे वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो वो हमें इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी, पैसा देगी, फंड देगी, सो दैट कि हम उस पर्टिकुलर चीज को कर सके। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैंने तुम्हें ताइवान का एग्जांपल दिया था अभी, ठीक है, कि ताइवान की जो फॉक्सकॉन कंपनी है वो हमारी वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन करने वाले थे, जिससे कि सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो सके गुजरात में। लेकिन ताइवान ने
पुल आउट कर लिया, मीन्स ताइवान इज अ नो मोर पार्टनर ऑफ वेदांता नाउ, ठीक है। तो वेदांता का वो पार्टनर नहीं है ताइवान। तो होता क्या है, अगर वो हो जाता तो हमें फिर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट भी मिलता। ताइवान तो हमें वैसे प्रोवाइड कराता सिर्फ कंडक्टर और ये सारी चीजें, ठीक है। बट जो मनी है दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, पैसा भी तो जरूरी है। मतलब अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहाँ पे लेबर भी लगाएंगे, ठीक है, मशीनरी भी लगाएंगे, कैपिटल भी रिक्वायरमेंट होगी, सारी चीजें होंगी। तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो फिर जो भी कंट्री इंटरेस्टेड होगी, जिसको भी बेनिफिट दिख रहा होगा कि हाँ हमारी कंट्री में उनको बेनिफिट दिख रहा है, तो वो चाहे यूएस हो या कोई भी हो, हमें फिर इंसेंटिव प्रोवाइड कराएंगे, मनी इन टर्म्स ऑफ मनी। बिल्कुल सिंपल, एफडीआई इज अ काइंड ऑफ कि कोई भी हमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर वो मशीनरी प्रोवाइड करा दे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस यूएस के पास वो सारी मशीनरी है, ये वो सारे वो है, क्या कह सकते हैं उसको, कैपिटल, तो वो कैपिटल के टर्म्स में भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि जैसे कि तुम किसी चीज में पैसा लगा दो, लाइक जैसे कि शेयर मार्केट में देते हैं, तो वो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तुम्हें पता है कि वो पैसा भाई हम लगाते हैं, डबल मिलके हमें मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। इकोनॉमी तुम्हारी अभी इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाई है क्योंकि अभी हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इक्वालिटी खत्म कर लो, उसके बाद इकोनॉमी करेंगे। और कुछ पार्ट हमें करना लॉ का, आईपीसी का, क्योंकि यूपीएसआई में आईपीसी का बहुत सारा पार्ट आता है, ठीक है। और वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द बेस्ट, है ना, कि तुम लोग अच्छे से तैयारी कर लो, कोई भी चीज छूटे ना बस। तो ये याद रखना। अब इंडिया जो है और आसियान जो नेशंस है, जो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, ठीक है। इस आसियान में थाईलैंड भी है, वियतनाम भी है, इंडिया नहीं है इसमें। ये याद रखना कि आसियान में इंडिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारी कंट्रीज जो है इसमें। तो इंडिया को और आसियान कंट्रीज को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलता है, दैट इज 10%। 10% आसियान को, 5% इंडिया को। मतलब सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होल्डर कंट्रीज है दैट इज इंडिया और आसियान की कंट्रीज। आसियान की कंट्रीज, एक तो तुम लोगों की ग्रुपिंग रह गई है, एक तो आसियान रह गया है, सार्क है, और ओपेक। ओपेक तो शायद मैंने कराई थी तुमको, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है। तो सार्क, आसियान और ये, इनकी कंट्रीज और लिखवानी है मुझे तुम लोगों को, ताकि ये इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी सार्क की कंट्री, कौन सी नहीं है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, इट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देखो, एक तो पॉवर्टी होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज नॉर्मल, कि जिसके पास अपनी जीवन यापन करने के लिए उतना पैसा नहीं है, जो मिनिमम पैसा रिक्वायर्ड है किसी भी कंट्री के लिए, तो वो नहीं है, तो उसे कह देते कि ये तो पुअर है, ठीक है। बट एक होती है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल किस किस टर्म्स पे हो जाती है बेटा? एक तो हो जाती है एजुकेशन के टर्म्स पे, फूड, शेल्टर, यानी कि रहने की जगह, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, और हेल्थ, ठीक है। इन बेसिस पे जो पुअर्टी होती है दैट इज मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। मतलब दोज हु कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन आल्सो पुअर, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड फूड, वो भी पुअर है। जिनको अच्छा शेल्टर नहीं है, अभी पैसे हैं बट उनके पास घर नहीं है, दे आर आल्सो पुअर, है ना। और ये हेल्थ, मेजरली, भाई उनके पास सब कुछ है बट दे आर मेल नरिशमेंट, उनके चिल्ड्रन जो है मेल नरिश है, या वे खुद मेल नरिश है। मेल नरिश मतलब कुपोषण का शिकार है, तो भी वे पुअर है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स में अभी लास्ट 15 ईयर्स का अगर हम इंडिया का देखें, तो हमने तकरीबन 415 मिलियन पीपल को पुअर्टी से बाहर निकाल दिया इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है। 415 मिलियन पीपल जो है, मतलब हमारे यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स जो है दैट इज इम्प्रूविंग, इंडिया में इम्प्रूव कर रहा है, दैट इज तुम्हें दिख भी रहा होगा, ठीक है। अगर तुम अपने अब से 5 साल या 10 साल पहले का याद हो तुम्हें कभी भी, तो तुम देखोगे कि बहुत इम्प्रूवमेंट है तुम्हारे आसपास सोसाइटी में। जो लोग पहले थोड़े नीचे थे, पुअर्टी लाइन के नीचे, वो अब उनका ठीक चल रहा है ना। एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कैपिटा इनकम उनकी अच्छी खासी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे काफी अच्छा वो देखने को मिल रहा। और सबसे ज्यादा
अफ्रीका में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पुअरेस्ट कंट्री है दोज आर इन अफ्रीका, और सभी टर्म्स पे, मतलब दे डोंट हैव एजुकेशन की एक्सेस नहीं है उनके पास, फूड की एक्सेस नहीं है, शेल्टर की नहीं है, हेल्थ की नहीं है, ठीक है। हेल्थ के लिए भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से जेनरिक मेडिसिन वहाँ भेजी जाती है। जेनरिक मतलब जो पेटेंटेड मेडिसिन होती है बट उनका जेनरिक वर्जन बनाया जाता है। जो पेटेंटेड होती है दोज आर मोर कॉस्टली, है ना। जो पेटेंटेड मेडिसिन होती हैं वो कॉस्टली होती हैं। हम जाओ ना तो तुम्हें एक चीज देख, अक्षरधाम गए हो कभी? कभी अगर अक्षरधाम जाने का मौका मिले, अगर एग्जीबिशन नहीं देखी, देखी है, अब अगली बार जाना एग्जीबिशन देखना, ठीक है। तो एग्जीबिशन में एक लास्ट का पार्ट होता है, मतलब अंदर पानी है और वहां पे वो टिकट में लिखा रहता है नौका विहार वाला, ठीक है। उसमें लिखा रहता है कि नाव के लिए मतलब आप लोगों को जाना है। तो अक्षरधाम में नीचे की ओर वहां पे नाव के उसमें ले जाते हैं, नाव में बैठा के आप लोगों को पानी में हाथ डालने से मना कर देते हैं क्योंकि उसमें करंट रहता है, ठीक है। तो वहां पे वो लोग ऐसे दिखाएंगे कि ये पूरा चलता रहेगा, ऑडियो चलती रहती है उसमें बैकग्राउंड में, और आप घूमते रहोगे तो जैसे साइड पे देखेंगे कि अपने राइट साइड पे देखिए ये है, तो वहां पे सुश्रुत का एक पूरा मतलब वो बना हुआ है लाइक मॉडल टाइप, उसमें वो दिखा रहे हैं कि कैसे वो सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। और वो बताते रहते हैं कि ये हमारे फर्स्ट इंडियन सर्जन थे सुश्रुत, जिन्होंने शल्य चिकित्सा इजाद की थी, ठीक है। और फिर साइड में आर्यभट्टा के बारे में और चरक के बारे में और अर्थशास्त्र कौटिल्य के बारे में, मतलब ऐसे चलता रहेगा। तुम्हें बैकग्राउंड पे बस डायरेक्शन बताते रहेंगे कि इस साइड देखो, इस साइड देखो, और वहां पे वो चीज लगी हुई है, बनी हुई है, ठीक है। तो इसके एविडेंसेस भी हैं। सुश्रुत जो है ये इज द फर्स्ट इंडियन सर्जन, या शल्य चिकित्सा इन्होंने इजाद की थी, ठीक है। सर्जरी और उसमें वैसे उसमें तो डिफरेंस पता ही है ना, व्हाट इज सर्जरी, पता है किसे कहते हैं कि उसकी तो सर्जरी हुई है, क्या मतलब होता है सर्जरी का? सर्जरी का मतलब हाँ ऑपरेशन, ऑपरेशन। सर्जरी मतलब ये मत सोचना कि जो इंडियन ड्रामा में दिखाया जाता है झूठ दिखाया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी होगी, चेहरा भी बदल गया, आवाज भी बदल गई, हाइट भी बदल गई, ठीक है। तो वो वाली सर्जरी नहीं, सर्जरी इन द सेंस इज कि इफ योर स्किन गॉट इंजर्ड, स्किन स्किन हो या कहीं से भी स्किन अगर इंजर्ड हो जाती है तो टू फिक्स दैट स्किन, ठीक है, उसको दवाइयों से मेडिसिन से और उससे क्या बोलते हैं उसको सर्जरी करके उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। दैट इज हाँ। बट ये नहीं कि वो ड्रामा में दिखाते हैं कि ओनली दे रेफर सर्जरी एज अ प्लास्टिक सर्जरी ओनली, मतलब तुम देखो वो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी को ही सर्जरी कहते हैं, वो किसी चीज को सर्जरी नहीं कहते, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। अच्छा नामदा आर्ट किस राज्य से है? ये कश्मीर में है नामदा आर्ट। अब नामदा क्या है? ये एक काइंड ऑफ मैट बनाने का होता था। नामदा आर्ट इज अ मैट मेकिंग। इफ आई गॉट द पिक्चर आई विल शो यू। देखो इट्स अ काइंड ऑफ मैट मेकिंग। ये 6th सेंचुरी में जो घरों में मैट होते थे, डोर मैट होते थे या नॉर्मल मैट होते थे, उनको बनाने के लिए होता था ये, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट, मतलब हाथ से बनाते थे क्लॉथ पर, ठीक है। बट अब ये चीजें क्यों गायब होती जा रही हैं? ये हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है कारपेट मेकिंग का, ठीक है। कारपेट मेकिंग का है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है? हमारे जो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। अब क्या हो गया है, हम ज्यादा प्रेफरेंस किसे देते हैं? प्लास्टिक के। जो डोरमेट आ रहे हैं या कारपेट आ रहे हैं, हम ज्यादातर जो प्लास्टिक के या सिंथेटिक फाइबर के आ रहे हैं उसकी वजह से, और उसकी वजह से ये जो हमारा आर्ट है ये बिल्कुल लुप्त हो गया है, ठीक है। तो इसके रिवाइवल के लिए प्रधानमंत्री ने अभी एक योजना जो चलाई थी, तुम्हें भी पता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो कौशल विकास योजना के तहत अप्रोक्स 2000 जो स्टूडेंट्स हैं नियरली, उनको ट्रेन किया जाएगा नामदा आर्ट में, ठीक है। ये हैंड वुवन है और इससे वहाँ के लोग जो ये आर्ट जानते हैं उनको भी, उनकी इकोनॉमी को भी फायदा होगा, ठीक है। तो ये याद रखना नामदा आर्ट कश्मीर का है, कारपेट वीविंग का है,
कारपेट से रिलेटेड है, कारपेट वीविंग का, ठीक है। और किसने कर दिया है ये, प्लास्टिक वगैरह की वजह से अब इसका ज्यादा होने लगा। तो ये 16th सेंचुरी में काफी प्रचलित था। 16th सेंचुरी तुम्हें याद ही हो, 16th century was the time when the British when the Mughals were there, है ना। और उस समय कारपेट मेकिंग और ये जो मतलब एम्ब्रॉयडरी थी ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी। लेकिन हमारा हैंडीक्राफ्ट किसने नष्ट किया है सबसे ज्यादा, ब्रिटिशर्स, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिजिनियस जो आर्टिस्ट थे उनका रोजगार एम्प्लॉयमेंट छीन लिया। कैसे, क्योंकि वो क्या करते थे, उन्होंने वहाँ पे सिंथेटिक जो वो था मशीन्स, सिंथेटिक कपड़ा, ये सब इंट्रोड्यूस कर दिया और उसकी वजह से हमारा जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट था उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो गई, ठीक है। मास प्रोडक्शन का नाम सुना है, मास प्रोडक्शन, मास मीन्स बहुत सारा, है ना, अनलिमिटेड, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। मास प्रोडक्शन का मतलब है कि एक ही टाइम में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसमें क्वालिटी बहुत लो रहती है, क्वांटिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो उन्होंने मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वहां पे क्या हो गया था, जो वीविंग मशीन होती है, हैंडलूम जो है वो इजाद हो गया था, ठीक है। मशीन्स बन गई थी कपड़ा बुनने की, और हमारे यहाँ पे तब तक क्या था, हाथ से ही होता था, और वो बहुत फाइन होता था, क्वालिटी होती थी, और उसमें क्या रहता था, कॉस्टली भी होता था, फिर मार्केट में उसकी डिमांड वैसे भी रहती थी। लेकिन इनके आने की वजह से लोगों ने फिर वो चीप वाला प्रोडक्ट अपनाना शुरू कर दिया और हमारी डिमांड कम हो गई। अब लेकिन रिवाइव हो रहा है धीरे धीरे। हमारा एक पश्मीना शॉल कई लाख तक जाता है, सुना ना, पश्मीना शॉल कश्मीर का है, वो बिल्कुल फाइन क्वालिटी जो वुल होती है उसका बनता है, और वो ऐसी वैसी वुल का नहीं बनता। जो पश्मीना नाम का गोट होता है ना, एक गोट होती है, वैरायटी होती है, स्पीशीज है वहां पर, उसका बनता है, ठीक है, पश्मीना। अब सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, चलो ये देखो, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, ये काराकोरम में स्थित है। सियाचिन, सियाचिन इज अ बैटलफील्ड और अ ग्लेशियर आल्सो। ये हमारा बैटलफील्ड है, पाकिस्तान के साथ जो भी हमारा युद्ध हुआ है वो इसी ग्लेशियर के आसपास हुआ है, सियाचिन ग्लेशियर पर, ठीक है। और ये हमारा इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कह सकते हैं, सियाचिन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है वर्ल्ड का, सेकंड लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट है वो है ताजिकिस्तान में। मतलब हमारा जो है नॉन पोलर ग्लेशियर है, नॉन पोलर मतलब ग्लेशियर सबसे ज्यादा पोलर रीजन में है, या तो आर्कटिक में है या अंटार्कटिका में है, लेकिन ये नॉन पोलर है, मतलब पोल्स पर नहीं है हमारे इंडिया में। और सबसे ऊंचाई पर ऊंचा बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड मतलब यहाँ पे चाइना नहीं, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है। और जब भी हमला करता है चाइना तो ये पाकिस्तान, तो उधर से करने की कोशिश ज्यादा करते हैं सियाचिन से। क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा सियाचिन जो है दैट इज अ बैटलफील्ड, बट इनको ये भी पता है कि वो लद्दाख में है और वहाँ पे 24/7 आवर 12 मंथ बर्फ पड़ती है, वो बहुत ऊंचाई पे है और वहाँ पे बर्फ पड़ती है, और वो इतना ठंडी जगह है कि वहाँ पे रुकना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकवेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये एक चीज तुम लोगों को याद रखनी है, 1984 में इंडियन आर्मी ने, हमारी आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था टू विन दिस ग्लेशियर। इस ग्लेशियर को पाकिस्तान से लेने के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, और ये पूरा ग्लेशियर अब हमारा है, हमारे पार्ट में, ठीक है। राइट टू रिमेन साइलेंट किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ये याद रखना, आर्टिकल 21 के, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च हुआ था, याद रखना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा
कोटा से। ठीक है, ये याद रखना। बस इसमें इतना ही था। और जो इम्पोर्टेंट है तुम्हें याद रखना है कि कौन कौन जारी करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि कौन जारी करता है। रैंक, इसमें तो रैंक नहीं बताते, इसमें सिर्फ पॉइंट बताते हैं कि इंडिया का क्या स्कोर था। ठीक है इसमें, और इसमें जो है ऐसे बताया है लाइक कि इंडिया और आसियान को सबसे ज्यादा मिला।